मेरे पापा की मृत्यु हुए अभी 3-4 महीने ही हुए थे कि एक दिन मम्मी मुझे बाजार ले गई और मेरे लिए पैंट शर्ट लेने लगी। मेरी उम्र 18 साल थी और मैंने जिंदगी में अभी तक पैंट शर्ट नहीं पहनी थी, क्योंकि हम गांव में रहा करते थे। ऐसे अपने यहाँ लड़कियों को नहीं पहनाया जाता। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे पैंट शर्ट अच्छी नहीं लगती थी, पर मुझे मम्मी कहती कि बेटी, अब मैं बहुत मजबूर हूँ, अब हमारा कमाने वाला कोई नहीं रहा, ये सब तुमसे बहुत मजबूरी में करवा रहे हैं। और देखो, ये बात किसी को मत बताना, हम दोनों में ये राज होनी चाहिए। अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तेरी जान ले लूंगी। फिर मम्मी ने मुझे उस काम पर लगा दिया। मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी, मगर मम्मी की वजह से चुप करके करती रही। मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था, मगर मैं सफ़र करती। इस बार कई दिन गुजर गए थे। मम्मी मुझे एक दुकान पर छोड़ आती। वह दुकानदार मुझे अंदर एक बने छोटे कमरे में ले जाता और कुछ देर बाद मुझे एक बड़ा सा डब्बा पकड़ा देता, जो काफी वजनदार होता था, और साथ में 1,000 रुपये का नोट दे देता और मैं घर आ जाती। मम्मी मुझे ये रोज रोज डब्बे नहीं उठाया जाता, सब अजीब अजीब नजरों से देखते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने आज मम्मी को फैसला सुना दिया था। मैं जवान लड़की थी, रोज रोज मेरा दुकान पर जाने से सब गलत समझते थे और अजीब अजीब नजरों से देखते थे, और मैं पैंट शर्ट पहनकर तो और भी अजीब सी लगती थी। तुझे कब से फिक्र हो गई लोगों की, कि लोग क्या सोचते हैं? मम्मी ने परेशानी से कहा तो मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। अब मम्मी क्यों इतनी नासमझ हो गई थी? मम्मी अच्छी तरह जानती थी कि मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते हैं और वे लोग मदद के लिए आगे बढ़ते थे। जबकि पापा जिंदा थे और बीमार थे, तब तो मम्मी मुझे घर से बाहर भी कदम नहीं रखने देती थी। कहती थी कि अच्छी लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं, और खुद बाहर चक्कर पे चक्कर काटती थी। जब से मेरे पापा की मृत्यु हुई है, मम्मी के तो तेवर तरीके ही बदल गए थे। अब मम्मी हर काम के लिए मुझे बाहर भेज देती थी। मम्मी, तुम ही तो कहती थी कि लड़कियों का बाहर जाना अच्छा नहीं है, और जब से पापा की मृत्यु हो चुकी है, बाप का साया सर से उठने के बाद बेटी का यूं बाहर बेफिक्र घूमना खतरनाक है। मैं बोली तो मम्मी ने घूरते हुए सर पर एक चांटा जड़ दिया और बोली, तुझे इतनी बनने की जरूरत नहीं है। किसने बोला है घूमने को? मैं घूमने को नहीं भेजती, बल्कि राशन वाली दुकान से एक डिब्बा ही तो लाने को भेजती हूँ। वे बोली तो मैंने गुस्से से उन्हें घूरा था। मम्मी, तुम खुद जाकर ले आया करो। इतना जवाब देना था कि मेरी मम्मी ने तो चप्पल ही उठा ली। दफा हो जाओ यहाँ से। और ये बात उन्हें किसी को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मम्मी चिल्लाते हुए। मैंने दांतों तले दबाया। ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। मम्मी मुझे पहले भी इस बात का जवाब दी थी कि वे दुकान वाला मुफ्त में 1,000 का नोट क्यों देता है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जब मम्मी गुस्से से चिल्लाई, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही कर जाओ यहाँ से, और दुकान पर जाओ, जल्दी से पैंट शर्ट पहनो, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। माँ के चिल्लाने पर मैं ड्रेस चेंज करने लगी और एक अफसोस भरी निगाह मम्मी के ऊपर डालकर घर से निकल गई। बाहर चिल्लाती धूप से चलकर गली को देखा तो गली पूरी सुनसान पड़ी थी। वैसे भी इतनी धूप में कौन बाहर निकलता था? ये तो मम्मी का ही दिमाग खराब था कि हर दिन दोपहर में मुझे दुकान पर भेज देती थी। मैंने सोचा मैं वापस घर चली जाऊं, मम्मी को कहूंगी कि मैं शाम को दुकान पर चली जाऊंगी, पर मैं मम्मी के गुस्से का सोचकर अपने कदम आगे बढ़ा दी। अभी थोड़ी ही दूर चल पाई थी कि मुझे अपने पीछे पवन की आवाज सुनाई दी। मैं मैं पलटकर उसे देखी तो वह सामने पड़ोस का लड़का खड़ा था। तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो? मैं गुस्से से घुर्राई और लड़का एकदम घबरा गया। आप कहाँ जा रही हो? उसने उल्टा मुझे सवाल किया। उसके सवाल पर मेरा दिमाग घूम गया था। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मेरा बस चलता तो मैं उसका सर तोड़ देती। देखो, मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ, इसलिए वे अपनी पूरी बात भी
बोल नहीं पाया था जब मैंने हाथ उठाकर उसे इशारे से रोक दिया। खबरदार जो कोई बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी। वह लड़का तेजी से अपना सिर हिलाने लगा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जैसा आपको दिख रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं किसी गलत वजह से आपके पीछे नहीं आता, बल्कि आप जो काम कर रही हो वह बहुत गलत है। आप अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने एक बार फिर से उसकी बात काट दी। उस बात से अनजान के जो राज मुझे बताना चाहता था वह मेरी जिंदगी के लिए इस कदर जरूरी था, उस बात का अंदाजा मुझे हरगिज नहीं था। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। अगर आइंदा बात करने के बहाने मेरे पीछे आया, मुझे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से कहती मैं आगे बढ़ गई। आज दुकान पर पहुंची तो एक नया इम्तिहान मेरे सामने खड़ा था कि इतनी धूप में भी उसकी दुकान पर ग्राहक खड़े थे। लेकिन मुझे मालूम था वह पहले मुझे अंदर ले जाएगा। दुकान पर गई और पीछे से आवाज लगाई, चाचा पहले मेरा काम कर दो। मेरा कहना था कि दुकान पर खड़ी औरत मुझे देखने लगी और दुकान वाले चाचा का रंग उड़ गया। दुकान पर खड़ी औरत मुझे घूरने लगी। ऐसा क्या देख रहे हैं चाचा? एकदम हंसे और सब्र करो लड़की, पहले दूसरे ग्राहकों को तो निपटा लूं, फिर तुम्हारा काम भी कर देता हूं। जबकि उनके हाथ में इतनी बड़ी लिस्ट देख कर मैं भी थक गई थी। चाचा उनकी तो पूरी लिस्ट है, आप पहले मुझे निपटा दें तो अच्छा होता। मैं इतनी धूप में खड़ी नहीं हो सकती। मैं फिर बोली। चाचा की रंगत उड़ने लगी थी और मैं हैरान थी कि अचानक उनको क्या हो रहा है। जब चाचा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और उस औरत से बातें करने लगे, दीदी सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दो, पहले मैं इस लड़की को निपटा लूं। ये बोलकर मुझे अंदर ले गए और आज मुझे बैठने को भी नहीं कहा और बस डिब्बे उठाकर दे दिए। मैं वहां से पलटने लगी थी जब वह औरत गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं जाते जाते चाचा को देखने लगी, फिर एक बार नजर झुकाकर उस डब्बे को देखा जिसमें कुछ होता था, मगर मुझे देखने की इजाजत नहीं थी। अरे दीदी, वे अनाथ बच्ची है, धूम में कहाँ खड़ी हो रहती, चाचा ने कहा तो वह औरत बोली। ज्यादा बातें ना बना, मैं समझ गई अच्छा नहीं होगा। लाओ सामान की लिस्ट, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगी। और वह मेरे बराबर से निकल गई, जबकि दुकान वाले चाचा मुझे गुस्से की नजर से घूर रहे थे। मैं भी अपने कंधे उचकाते हुए दुकान से निकल गई। अभी घर के अंदर घुसी नहीं थी कि अचानक मम्मी ने मुझसे छीन लिया। अब मुझे महसूस हुआ जैसे उसमें कुछ है जो हिला था। मुझसे डब्बा लेकर अपने कमरे में बंद हो गई। सुन होकर वहीं पर मैं खड़ी रह गई। मैंने आगे बढ़ते मम्मी के कमरे का दरवाज़ा बजाया। मम्मी दरवाज़ा खोलो। मुझे ना जाने क्यों बहुत अजीब लगता था, लेकिन फिर भी मैं खुद वहां शक के बिना पर खड़ी थी। चुप रहो और तंग मत किया करो मुझे। जाओ यहाँ से, किचन में खाना रखा है, खा लो। जाकर कुछ देर मम्मी के कमरे के बंद दरवाजे को देखने के बाद मैं किचन में गई। वहां ताज़ा रोटी और मछलियां रखी हुई थी। वे देखकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि जब से परचून वाले की दुकान से डब्बा और पैसे भिजवाने शुरू कर दिए थे, तब से घर में अय्याशी शुरू हो गई थी। मैं खाना खाकर उठी तो रात होने को थी, पर मम्मी अभी तक कमरे में बंद थी। मैंने 1-2 बार कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। शायद वे सो चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में चली गई। ना जाने क्यों आज दिल बहुत परेशान हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी मुझे उस लड़के का ख्याल आया जो रोज मेरे पीछे आता था। गुस्से से सर अपना झटकते हुए मैंने आंखों पर बाजू रख लिया था, लेकिन मेरा दिल बहुत अजीब मुश्किलों से घिरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कुछ है जो बहुत गलत है और मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रही हूँ। वैसे ही बिस्तर पर लेटी
करवटें बदलने लगी। नींद मुझ पर कब मेहरबान हो गई और मैं सो गई। अचानक मुझे खटपट की आवाज सुनाई दी। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बिस्तर से उठकर खड़ी हुई, बाहर निकली तो आवाज किचन से आ रही थी, यानी मम्मी अब कमरे से बाहर निकली थी। मैं जल्दी से मम्मी के कमरे में गई और डब्बे ढूंढने लगी, लेकिन वे मुझे कमरे में कहीं ना मिले। कुछ सोचते ही मैं बेड के नीचे देखा तो बहुत से डब्बे पड़े थे। मैं हैरान थी कि मम्मी मुझसे ये डब्बे क्यों मंगवाती है और रोज रोज मुझे पैंट शर्ट पहनाकर भेजने के पीछे क्या राज था। यही सोच रही थी कि मुझे लगा कि वही दुकानदार मम्मी के साथ दूसरे कमरे में जो है। मुझे खुद में शर्म आने लगी। मम्मी किन कामों में पड़ गई थी। मैं 1 घंटा उनकी बातें सुनती रही, मगर उनका मतलब ना समझ सकी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद मम्मी दरवाजे पर खड़ी खूंखार नजरों से मुझे देख रही थी। क्या कर रही हो यहाँ? उनका पूछने का अंदाज बहुत अजीब था। कुछ नहीं, बस वैसे आपके कमरे में आ गई। दोपहर को क्या तमाशा लगाया था तुमने? मैं कमरे से निकलने ही लगी थी कि तब वह एकदम पूछने लगी। मैंने कहा कुछ भी तो नहीं किया। तो मम्मी कहती है वह दुकान वाला तुम्हारा इतना ख्याल रखता है और तुमसे थोड़ा इंतजार नहीं होता। मम्मी का गुस्से से पूछना था कि मेरी भी दिमाग घूम गया। एक ही बात तो मुझे परेशान कर रही थी और मम्मी ने फिर खुद सवाल का मौका दे दिया था। क्यों देते हैं वो डब्बा मुझे? क्यों करते हैं इतनी मेहरबानियां? क्यों मुझे अंदर ले जाकर बैठा देते हैं? और फिर पैसे भी वे रोज क्यों देते हैं? मैं चीख पड़ी थी। मुझे अपनी मम्मी के करैक्टर पर यकीन नहीं था, लेकिन ये डर भी था कि ऐसी बातें ज्यादा वक्त छुपती नहीं है। अगर ये बात मोहल्ले में फैल जाती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मेरे चीखने पर मम्मी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मुझे मजबूरन होकर ये सब करना पड़ रहा है। मम्मी बोल पड़ी। मम्मी बोल रही थी, तभी मैंने उनकी बात काटी। मम्मी, आज के टाइम में कोई इंसान इतना अच्छा नहीं होता कि वे अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरों की फिक्र करे। उसका खुद को इतनी बजट नहीं होती जितनी वे यहाँ भिजवा देता है। क्यों मुझे आज ही जवाब चाहिए, ताकि कल जमाना जब मुझसे ये सवाल पूछे तो उनको देने के लिए मेरे पास जवाब हो। मेरा कहना था कि मम्मी का हाथ उठ गया। मैं अपने गाल पर हाथ रखकर मम्मी को देखने लगी। जब उन्होंने बाजू पकड़ते हुए मुझे बाहर की तरफ खींचा और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं। सवाल का हक नहीं रखती है तू, ना ही मैं तुझे कोई जवाब दूंगी। मैं हक्का बक्का से होकर मम्मी को देख रही थी जब मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। मैं उनके दरवाजे के बाहर खड़ी पत्थर हो गई थी। फूट फूट कर रोई, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात देर तक रोती रोती आंख लग गई। अगले दिन भर में मम्मी भी चुप थी और मैं भी। हम दोनों बिल्कुल ही चुप थे। मैं गुमान कर रही थी कि शायद मेरी मम्मी कल ही बातों की वजह से 1000 के नोट वाला सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब दोपहर में मम्मी वापस मेरे कमरे में आई और बोली, 3 बज गए हैं, जाकर कपड़े चेंज करो और दुकान पर चली जाओ। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं बिना कुछ कहे खड़ी हो गई। शर्ट पहनकर घर से बाहर निकली। आज मेरे चलने की रफ्तार थोड़ी धीरे थी। 1000 बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और कई सवाल मेरे दिमाग में सवाल उठा रहे थे और जवाब एक भी नहीं था। फिर उस डब्बे में ऐसा क्या था? मुझे पहले तो शक नहीं हुआ था। हाँ, ये सवाल जरूर उठता था कि आखिर क्यों इतनी मदद करता है, पर उस डब्बे पर कभी शक नहीं किया था। लेकिन अब मुझे यकीन था उस डब्बे में जरूर कोई गलत चीज थी। अभी मैं चल ही रही थी कि जब मुझे फिर अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं गुस्से से पीछे मुड़ी तो देखा चंदू था जो मेरे पीछे खड़ा था। मैं बिना किसी लिहाज के खरी खोटी सुना दी। रोज रोज मेरा पीछा करते हो? क्या समझते हो अपने आप को? बाप मर गया तो जिसका जी चाहे मुंह उठाकर मुझे
इस तरह छेड़ता रहेगा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी रोज रोज मेरे पीछे आते हो? क्या चाहते हो कि मोहल्ले के लोगों को जमा करके तुम्हें जूतियां मारूं? मेरे बोलने के बीच में ही बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बोलने का मौका नहीं दिया। अगर आइंदा मेरा पीछा किया तो मैं बता दूंगी, ये बोलकर पलटी। लेकिन उसकी अगली बात ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी। चंदू बोला, जिंदा रहोगी तो बताओगी ना? मैंने डर छुपाते हुए पीछे मुड़कर उसे देखा और बोली, तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? तो अब की बार उसका जवाब चौंका देने वाला था। तुम्हारी माँ का रवैया तुम्हें अब तक कुछ अजीब नहीं लगा? क्या तुमने कुछ गलत नहीं देखा, या फिर तुम भी उन सब में शामिल हो? उसका कहना था कि मेरे सर घूम गया और मैं वाकई डर गई। यानी बाकी सब भी मेरी तरह महसूस करने लगे थे, या फिर सब जान चुके थे? मैं ना समझ सकी। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा पूछना था कि उसके अगले सवाल ने मानो मेरी हिम्मत भी खत्म हो चुकी थी। रोज तुम डब्बे लेकर जाती हो, जानती हो उसमें क्या होता है? उसका सवाल अजीब जरूर था पर सच भी था। ये सब मुझे भी बहुत अजीब लगता था। उसमें घर का सामान होता है, मैंने नॉर्मल शब्द में जवाब दिया। तो उसने ना में सर हिलाया। उस डब्बे में सामान नहीं, बल्कि सोचने के बाद जो उसने बताया, मुझे ऐसा लगता था मैं अभी गिर कर मर जाऊंगी। मैंने यकीन से टूटी फूटी आंखें साथ उसे देखा। मेरा दिल एकदम से डर के मारे लड़खड़ाने लगा। उसकी बात मामूली नहीं थी। तुम सब झूठ कह रहे हो, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरा कहना था कि वे थोड़ा करीब हुआ और फिर एक एक करके मुझे सारी बात बताने लगा। मैं ना में सर हिलाती रही और सुनती गई। फिर भरी दोपहर में जो राज मेरे सामने आई थी, मेरी जान निकलने के लिए काफी थे। मुझे अंदाजा था कि तुम ये सब मालूम नहीं होगा। यही बताने के लिए तो मैं रोज तुम्हारे पीछे आता था। अब की वह लड़का गुस्से से बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? मेरी माँ अपनी जान दे सकती है, मगर इस तरह का कोई घटिया काम नहीं कर सकती। मेरा यह कहना था कि वे एकदम हंसा। तो ठीक है, अभी तुम वही डब्बे ले जा रही हो ना, तो खुद ही खोल कर देख लेना। वे बोलकर जा चुका था। मेरे कदम अब लड़खड़ा रहे थे। मैं लड़खड़ाते कदमों से दुकान पर गई। आज दुकान वाले चाचा मुझे अंदर ले गए और शैतानी नजरों से मुझे देखने लगे। वे अपनी खुसट भरी नजरों से मुझे देखते थे। मुझे लगा जैसे वह लड़का बिल्कुल सच कह रहा था। मैंने डब्बे लिए और चुप से वापस वहां से निकल आई। मेरी जान निकलने लगी थी। मैं खोलकर देखना चाह रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब बड़ा दिल करके हिम्मत से मैंने वह डब्बा हाथों से एक चबूतरे पर रखा और उसमें एक छोटा सा सुराख करके अंदर झांका, तो मेरी जान निकलने लगी। मुझे लगा कि अभी मर जाऊंगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरा दिल और दिमाग सुन हो चुका था। मुझसे एकदम चिल्लाने की हिम्मत ना थी, लेकिन मुझे कदम आगे बढ़ाने थे। डिब्बे लिए घर आ गई और घर में जैसे ही कदम रखा तो मुझे लगा कि मम्मी सच जान गई मैं, लेकिन वे उस वक्त जल्दी में थी। उन्होंने मेरा खौफ पसीने से सरोबोर चेहरा भी ना देखा, बस हाथ से डिब्बा लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि अब मम्मी रात से पहले कमरे से नहीं निकलेगी, इसलिए मैं रोने लगी। जब रोते रोते दिल हल्का हुआ तो मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। ना भूख लगी थी, ना प्यास। मेरा तो सांस लेने का भी दिल नहीं कर रहा था। तभी सोने का फैसला किया कि मुझे उस वक्त जागना था जब मम्मी मेरे सोने का फायदा उठाती थी। लेकिन ये भी सिर्फ कोशिश थी। दूसरे कमरे का मंजर सोचकर जान जा रही थी। वक्त बहुत तेजी से कटता जा रहा था और रात के 2 बज गए। मैं बिस्तर पर लेटी रही मम्मी के इंतजार में। मुझे आज उस लड़के ने यह भी बोला था कि ख्याल रखना कि तुम्हारी मम्मी को शक न हो जाए। तुम बस जान गई हो क्योंकि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। उस वक्त मैं पूछना चाहती थी वे और क्या क्या जानता है, लेकिन ना पूछ सकी, क्योंकि जितना सुना था वही जानलेवा था। ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं थी। 1 घंटा गुजरा तो आधी रात 1:45 बज चुके थे।
मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वे सीधे कमरे में आई और करीब से आकर मुझे देखा। मैंने आंखें बंद करके सांस तक रोक रही थी जब माँ ने मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया। फिर मैं मम्मी के जाने के बाद अपनी आंखें खोली। मैं फौरन उठ खड़ी हुई, आहिस्ता से कमरे की खिड़की खोलकर देखा तो मम्मी के हाथ में कुछ लिए बाहर की तरफ भाग रही थी। मैं जानती थी कि उसके हाथ में क्या है। मैं तेजी से उनके पीछे गई और देखना चाहा तो घर के बाहर इतनी रात को वही परचून वाला खड़ा था। अब कुछ साफ था, सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी और मैं अब भी एक सच्चाई से अनजान थी जो शायद इस तरह से खतरनाक थी। मैं वापस कमरे में आई। मेरा पसीना टपक कर बाहर निकल रहा था। मुझे सिर्फ अब सुबह होने का इंतजार था। सारी रात आंखों में आंसू लिए अगले दिन भी मेरी मम्मी से मेरी बात नहीं हुई। जब मम्मी ने वापस मुझे 3 बजे वह डब्बा लेने भेजा, मैं गई और डब्बा लेकर आ गई। मैंने वह डब्बा मम्मी को दे दिया, जिसे लेते ही मम्मी कमरे में चली गई और मैं ही आंगन में बैठ गई। अचानक दरवाज़ा जोर से बजने लगा। खोला तो देखा पुलिस खड़ी थी। उसके साथ पुलिस वाली औरतें भी थीं। वे लोग तेजी से अंदर गए और मम्मी का दरवाज़ा बजाते रहे जब तक मम्मी ने दरवाज़ा खोला। लेकिन जैसे ही मम्मी ने दरवाज़ा खोला, उनके होश उड़ गए। पुलिस जल्दी से अंदर आ गई और छोटा सा बच्चा उठाकर ले आई। वे दुकानदार मम्मी को थोड़ी देर के लिए बच्चे संभालने को देता था। बदले में मम्मी को खाना और रोज़ का 1,000 रुपये भी देता था। शायद मम्मी का ज़मीर मर गया था, इसलिए वैसा कर रही थी। और फिर रात के अंधेरे में वह ले जाता। बच्चा अगवा करने वाले गैंग से वास्ता रखती थी और अब मेरी माँ भी उसका हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मम्मी को पकड़ा, उन्होंने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और कहा कि मैं तो उस बच्चे को इससे बचाकर अपने कमरे में ले गई थी, यही बच्चे अगवा करके लाई थी। मम्मी की शक्ल देखती रही, मैं रोते हुए जिस कदर सफाई से झूठ बोल रही थी। मुमकिन था कि पुलिस यकीन कर लेती अगर मैंने खुद उन्हें फ़ोन करके बुलाया ना होता। अब माँ का सारा झूठ पकड़ा गया था। मैं माँ से रोते हुए पूछने लगी। वे मुझ पर चीख कर पड़ी और बोली, खबरदार, जो मुझे माँ कहा तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी। ये सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। तो मैं जिसको माँ समझती थी वो मेरी माँ थी ही नहीं, उनके अंदर ममता थी ही नहीं। मैं रोती हुई वहीं गिर पड़ी थी। पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले गए थे और मेरी मदद की वजह से बच्चा अगवा करने वाला पूरा गैंग पकड़ा गया था। इस बात को अभी 1 साल हो गया। मेरी सौतेली माँ को लंबी सजा हुई थी। मेरे बाप की नज़र में अच्छा रहने के लिए उनका अब तक का सब ड्रामा था जो उन्होंने मेरे बचपन से जवानी तक किया। अब मेरी शादी हो चुकी है उसी लड़के के साथ जिसने मुझे सच्चाई बताई। मेरी लाख पूछने के बाद भी जो उसने ये बात नहीं बताई कि उसे ये राज कैसे पता चला। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।